हेलो स्टूडेंट, आई एम दिव्या कतिरियन। जैसे कि हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 12 एंड इट्स बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग ये होता है कि उसके रिलेटेड जितने भी फैक्टर्स है उन सबका कोई ना कोई कनेक्शन होता है बिजनेस के लिए और उसी लिए उसको जानना बहुत जरूरी होता है। क्लियर? तो आज हम लोग देखने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसमें मेनली टू टाइप के फैक्टर्स होते हैं। एक तो इंटरनल होते हैं एंड सेकेंड वन एक्सटर्नल होते हैं। क्लियर? तो फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसमें फर्स्ट वन है इंटरनल फैक्टर्स, जिसमें 3 फैक्टर्स है। पहला है बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, आपका बिजनेस गोल क्या है वो भी आपके बिजनेस को अफेक्ट करता है। देन है एम्प्लॉयज, आपके यहाँ पे जो भी एम्प्लॉयज वर्क करते हैं वो आपके बिजनेस का वन ऑफ द पार्ट है, तो वो भी अफेक्ट करेंगे। एंड देन है मैनेजरियल सिस्टम, आप आपके बिजनेस को इंटरनली कैसे हैंडल करते हो वो भी बहुत जरूरी है। क्लियर? तो ये 3 फैक्टर्स है इंटरनल फैक्टर्स। और सामने देखते हैं एक्सटर्नल फैक्टर की, जो कि बहुत बड़ी लिस्ट है। तो पहला वाला है इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स यानी कि ऐसे फैक्टर की जिसमें कहीं ना कहीं मनी का कोई ना कोई रिलेशन है। क्लियर? तो फर्स्ट ने इकोनॉमिक सिस्टम, आपके कंट्री का या फिर वॉट एवर जो भी सिस्टम है वो कैसा है, इकोनॉमिक सिस्टम। क्लियर? देन ए डिग्री ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रीजनल डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल इंटीग्रेशन। क्लियर? देन ए नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ नेशनल इनकम, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी एंड अदर फैक्टर्स। और ये सारे फैक्टर्स है इकोनॉमिक फैक्टर्स, यानी कि इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर ये सारे फैक्टर्स आते हैं। क्लियर? फिर देन आफ्टर है सोशल फैक्टर, कल्चरल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स एंड लीगल फैक्टर्स। यानी कि मेनली एक्सटर्नल फैक्टर्स में 6 फैक्टर्स है और इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर बहुत सारे सब फैक्टर्स भी है। क्लियर? लेकिन रिमेंबर दैट आपको ये क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पर्टिकुलरली आपको कोई 1.2 या 3 मार्क में पूछा जा सकता है, या तो फिर आपको सिर्फ इंटरनल जो फैक्टर्स है वो 1 मार्क के लिए भी पूछा जा सकता है। आपको इंटरनल एक्सटर्नल दोनों फैक्टर सारे एक्सप्लेन करने के लिए कभी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है। क्लियर? देन फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि इंटरनल फैक्टर क्या है। तो हमने जैसा भी देखा कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव है, एम्प्लॉयज है, आपका मैनेजरियल सिस्टम है, ये सब इंटरनली अफेक्ट करता है, विच कैन बी लार्जली कंट्रोल्ड बाय द मैनेजर। और ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं कि मैनेजर और उसके जो ऑनर्स या फिर कोई भी मतलब कंट्रोल कर सकता है। क्लियर? एंड देन है दिस फैक्टर्स कैन बी चेंज अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट, हमारी जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स होंगी हम उसके हिसाब से ये फैक्टर्स हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बिजनेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं। क्लियर? यानी कि इंटरनल फैक्टर जो है वो हमारे हिसाब से चेंज भी हो सकते हैं और कंट्रोलेबल भी है। देन है एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स का मेन पॉइंट ये है कि उसको हम हमारे हिसाब से चेंज या तो फिर कंट्रोल नहीं कर सकते। तो उसमें है इट्स अ मोस्टली नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ मैनेजर्स। मैनेजर सारे एक्सटर्नल फैक्टर कंट्रोल नहीं कर सकता। हाँ, कभी कभी एक आध फैक्टर्स हो सकता है। बिजनेस शुड बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सच इंटरनल फैक्टर्स। जैसे हम लोगों ने इंटरनल में क्या देखा कि जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होगी इंटरनल फैक्टर हम उसके हिसाब से चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर के हिसाब से बिजनेस को चेंज करना पड़ेगा। क्लियर? क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर चेंज नहीं हो सकते हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। एंड दिस फैक्टर्स कैन बी, और ये फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं? जैसे हम लोगों ने 6 मेन फैक्टर देखे, इकोनॉमिक है, सोशल है, कल्चरल है, टेक्नोलॉजिकल है, पॉलिटिकल है एंड लीगल। क्लियर? तो अब ये सारे जो फैक्टर्स है उसको हम लोग डीपली देखेंगे। आपको 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए ये भी पूछा जा सकता है कि सिर्फ ओनली स्टेट द नेम ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। तो आपको इंटरनल एक्सटर्नल दोनों लिखने पड़ेंगे, और पर्टिकुलरली आपको ऐसा पूछा है कि स्टेट इंटरनल फैक्टर और स्टेट एक्सटर्नल फैक्टर, तो आप सिर्फ उसको लिख सकते हो। क्लियर? और अगर आपको 2 मार्क में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टेट फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, तो आप ये चार्ट भी ड्रॉ कर सकते हो, या तो फिर जो लिस्ट दिया है उसके हिसाब से भी आप लिख सकते हो। क्लियर? तो एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर में कौन कौन से फैक्टर्स कनेक्टेड है वो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं।
तो आइए अब हम लोग एक्सटर्नल फैक्टर को डीपली देखते हैं, जिसमें फर्स्ट वन है इकोनॉमिक फैक्टर, और उसके अंदर बहुत सारे सब फैक्टर है कि जो इकोनॉमी के साथ कनेक्टेड है। क्लियर? देखते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स। बिजनेस डिसीजंस डायरेक्टली रिलेटेड विथ स्पेशल फीचर्स, लिमिटेशंस ऑफ इकोनॉमी एंड सोसाइटी। बिजनेस जो है वो हमारे इन तीनों चीजों से डायरेक्टली कनेक्टेड है, यानी कि अगर ये चीजों में कोई भी फर्क आया तो हमारे बिजनेस के ऊपर भी वो फर्क दिखेगा। Size and nature of a business development are predominantly dependent on economic aspect, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर हम बिजनेस की बात करें और इसमें इकोनॉमिक फैक्टर ना आए, ऐसा तो कभी भी कहीं पे भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जहां पे बिजनेस है वहां पे इकोनॉमी है, एंड जहां पे इकोनॉमी है वहां पे मनी की बात ही होगी। क्लियर? तो उसके विदाउट हम बिजनेस का कोई मतलब अजम्पशन भी नहीं कर सकते। देन फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, और इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट वन है इकोनॉमिक सिस्टम। आप जहां पे बिजनेस कर रहे हो उसका इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है वो भी जरूरी है। डायरेक्शन ऑफ इकोनॉमी इज प्राइमरीली डिसाइडेड बाय द इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम ये डिसाइड करेगा कि जो हमारा इकोनॉमी है वो किस डायरेक्शन में जाएगा। क्लियर? क्योंकि ऑफकोर्स सबको इकोनॉमिक सिस्टम के हिसाब से चलना पड़ेगा। इफ कैपिटलिस्टिक सिस्टम इज प्रिवेलेंट, आप जिस कंट्री में रह रहे हो या फिर आप जहां पे भी बिजनेस कर रहे हो उस एरिया का इकोनॉमिक सिस्टम अगर कैपिटलिस्टिक है तो क्या होगा? इट मीन्स द पॉलिसी अडॉप्टेड विल बी दैट ऑफ फ्री। देन इन दिस सिस्टम ऑल मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय प्रोड्यूसर। अगर कैपिटलिस्टिक आपका इकोनॉमिक सिस्टम है या फिर आपके बिजनेस के अंदर का सिस्टम भी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के हिसाब से चलता है, नॉट ओनली द एरिया, आपके बिजनेस के अंदर का इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है वो भी अफेक्ट करेगा, तो आपके जितने भी डिसीजन है वो आपके प्रोड्यूसर के द्वारा लिए जाएंगे, यानी कि जो ऑनर है वो अपना जो भी डिसीजन है वो अपने बिजनेस पे ऊपर थोप सकता है, यानी कि ऐसा बोल सकते हैं कि प्रोड्यूसर के हिसाब से बिजनेस चलेगा। क्लियर? क्योंकि उसका कैपिटल है, उसका मर्जी चलेगा लीगली। हाँ, लेकिन लीगली करना पड़ेगा सब कुछ, ऐसा नहीं है कि इलीगली भी वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन ऑनर की मर्जी यहाँ पे चलेगी अगर कैपिटलिस्टिक सिस्टम है तो। क्लियर? देन है इफ सोशलिस्टिक सिस्टम इज प्रिवेलेंट। अगर आप सोशलिस्टिक सिस्टम के हिसाब से काम कर रहे हो, इन दिस सिस्टम ऑल मेजर डिसीजन आर टेकन बाय गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल इंसेंटिव्स। यानी कि अगर आप सोशलिस्टिक एनवायरनमेंट के थ्रू काम कर रहे हो, आपके एरिया का एनवायरनमेंट सोशलिस्टिक है और आप कंपनी के अंदर भी वही सिस्टम अडॉप्ट करना चाहते हो, तो जो भी डिसीजन गवर्नमेंट ने लिए है, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी फ्रेमिंग है, आपको उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा, यानी कि ऑनर का डिसीजन यहाँ पे नहीं चलेगा। क्लियर? देन इंडिया हैज अडॉप्टेड मिक्स इकोनॉमी। अगर आप इंडिया में बिजनेस कर रहे हो, आप इंडिया के अंदर रह रहे हो, तो इंडिया मिक्स इकोनॉमी अडॉप्ट करता है, ना कि सिर्फ कैपिटलिस्टिक, सिर्फ ऑनर की चले वैसा भी नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट की चले वैसा भी नहीं है। ये दोनों पैरेलल चलते हैं, जिसका कैपिटल है उसकी भी थोड़ी बहुत चलेगी और लीगली गवर्नमेंट की भी चलेगी, यानी कि इकोनॉमी जो इंडिया की है वो कैसी है? मिक्स इकोनॉमी है। क्लियर? देन है डिग्री ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब ये डिग्री क्या है? तो हम लोगों ने जो हमारे वर्ल्ड वाइड जितनी भी कंट्रीज है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एक तो डेवलप है, डेवलपिंग है एंड अंडर डेवलप है। क्लियर? डेवलप यानी कि फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि यूएसए एंड ऑल दैट। डेवलपिंग यानी कि इंडिया, एंड अंडर डेवलप यानी कि ऐसे कंट्री की जिसकी इकोनॉमी बहुत ही डाउन है, वहां के लोगों के जो लाइफ है बहुत ही डिग्रेडेड है इकोनॉमिक पर्पज से। क्लियर? दो देन है कंट्रीज आर डेवलप्ड, डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इकोनॉमी। ये इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डिसाइड किया है कि जिसकी इकोनॉमी बहुत ही स्ट्रांग है वो क्या है? डेवलप। जिसकी इकोनॉमी डेवलप कर रही है, कंटिन्यू है, वो आगे आगे बढ़ती जा रही है, वो क्या है? डेवलपिंग है। और जिसकी इकोनॉमी बहुत ही डाउन है वो क्या है? अंडर डेवलप है। क्लियर? देन है अगर आप डेवलप्ड कंट्री में बिजनेस कर रहे हो तो क्या होगा? ग्रोस नेशनल इनकम, यानी कि पूरे कंट्री की जो इनकम है वो पर कैपिटा इनकम, यानी कि उस कंट्री में रहने वाले लोगों के पर हेड कितनी इनकम आती है वो
ग्रोथ यानी कि बिजनेस का, कंपनी का, वहाँ के लोगों का, उसके कंट्री का, जियोग्राफिकल एरिया का, उन सब का ग्रोथ। डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस, वो सब कैसा होगा, हाई होगा। यानी कि डेवलप कंट्री में उसकी इनकम, वहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल, वहाँ के लोगों की इनकम, डेवलपमेंट, बिजनेस, ये सब कुछ कैसा होगा, बहुत ही हाई होगा। अवेलेबल रिसोर्सेज आर फुल्ली डेवलप्ड, वहां पे जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है वो सब कैसे होंगे, फुल्ली डेवलप होंगे। यानी कि आप उसका फायदा अपने बिजनेस में इजीली ले सकते हो। अगर आप बिजनेस कर रहे हो डेवलपिंग कंट्री में तो क्या होगा, ग्रोस नेशनल इनकम यानी कि पूरे कंट्री की जो इनकम है वो, पर कैपिटा इनकम, पर हेड वहां के लोगों की इनकम कितनी है वो, एंड वो सारी यूजेस ऑफ रिसोर्सेज वो राइज होते होंगे, शोइंग राइजिंग ट्रेंड। यानी कि वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती जा रही है टाइम बाय टाइम के हिसाब से। क्लियर, पिछले ईयर के हिसाब से उन्होंने कुछ प्रोग्रेस किया होगा इस साल, आगे के फ्यूचर में साल में वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करते जाएंगे। उसकी मतलब ट्रेंड कैसा है, राइजिंग, वो अपवर्ड ट्रेंड में जा रहे हैं, ये सब कुछ होगा। क्लियर, उसके जो रिसोर्सेज है वो डे बाय डे बहुत ही ज्यादा वो लोग अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं, वो कैपेबल होते जा रहे लोग। लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल इज ऑन द राइज, पीपल के लिविंग स्टैंडर्ड धीरे धीरे अच्छे हो रहे हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी धीरे धीरे बहुत इंक्रीज हो रही है। क्लियर, आप इसको ज्यादा कनेक्ट कर पाओगे क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया का जो मतलब हमारी इकोनॉमी है वो कैसा है, डेवलपिंग है। क्लियर, तो हम देख सकते हैं कि भाई पिछले कुछ सालों के हिसाब से इस सालों में बहुत सारा बदलाव आया है। देन है अंडर डेवलप कंट्री। अगर आप अंडर डेवलप कंट्री में बिजनेस कर रहे हो तो वहां पे कौन सी सिचुएशन होने वाली है, तो कि इनकम लेवल्स बहुत ही डाउन है, ग्रोथ बहुत ही कम हो रहा है, डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस वेरी वीक, यानी कि ये सारी चीजें कैसी होती होंगी, बहुत ही कम होती होंगी। क्लियर, एंड अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, वहां पे रिसोर्सेज है बट लोग उसका प्रॉपर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते क्योंकि या तो उसके पास इक्विपमेंट की कमी है, टेक्नोलॉजी नहीं है, या तो फिर कोई और ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कि जिसके वजह से वो वहां पे अवेलेबल रिसोर्सेज जो है उसका प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर सकते हैं। क्लियर, फिर देन आफ्टर है रीजनल डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल इंटीग्रेशन। आपके यहाँ का रीजनल, आपके एरिया के वाइज कैसा है, स्टेट वाइज, कंट्री वाइज, और इंटरनेशनली आपके रिलेशंस, इंटीग्रेशन, कनेक्शन, कम्युनिकेशन कैसा है, ये भी अफेक्ट करेगा बिजनेस को। सेक्टोरियल ग्रोथ एंड इंटरसेक्टोरियल कॉम्बिनेशन, यानी कि सेक्टोरियल एंड इंटरसेक्टोरियल, आपके एक स्टेट का दूसरे स्टेटों के साथ या तो फिर एक कंट्री का दूसरे कंट्रियों के साथ कैसा कॉम्बिनेशन है वो। क्लियर, फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, अगर आप किसी कंट्री का डेवलपमेंट करना चाहते हो तो एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर, इन तीनों का ग्रोथ आपको देखना पड़ेगा। क्लियर, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर प्ले की रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। अगर आपको आपकी कंट्री को डेवलप्ड कंट्री बनाना है तो ये तीनों चीजों की आपको ग्रोथ बढ़ानी पड़ेगी। क्लियर, देन है एग्रीकल्चर सेक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, इट इज अ प्राइमरी सेक्टर। पहले तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफकोर्स हर कंट्री का प्राइमरी सेक्टर होगा। क्लियर, और हम इंडिया से कनेक्ट करते हैं तो इंडिया में ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं। मेजर पार्ट ऑफ अ पॉपुलेशन अर्न इनकम फ्रॉम दिस सेक्टर, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर उसका मेन इनकम सोर्स है। देन है दिस सेक्टर्स डेवलपमेंट लीड्स डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। अगर आप ये सेक्टर का डेवलप करते हो तो आपकी इकोनॉमी ऑटोमेटिक डेवलप होगी क्योंकि ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है। क्लियर, मेजर इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर यूज ओनली इन प्राइमरी एस्पेक्ट। बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज है वो हम सिर्फ एग्रीकल्चर में यूज कर देते हैं। क्लियर, एंड दिस मेक्स इंडस्ट्रियल ग्रोथ वेरी स्लो, और इंडस्ट्रियल और सेक्टोरियल जो ग्रोथ है उसके हिसाब से बहुत कम रिसोर्सेज यूज किया जाता है, तो उसके मतलब ऐसा भी बोल सकते हैं कि उसके हिस्से में आता नहीं है रिसोर्सेज, या तो फिर हम देते नहीं है, या तो फिर हम ऐसा भी करते हैं कि बहुत सारे रिसोर्सेज एक ही सेक्टर में यूज कर देते हैं जितनी वहां पे रिक्वायरमेंट होती नहीं है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हम सब कुछ फोकस एग्रीकल्चर पे करते हैं तो इंडस्ट्रियल और जो सर्विस सेक्टर का ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम पड़ रहा है। क्लियर, फिर देन आफ्टर है इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज्यादातर किसके रिलेटेड काम होना है,
तो कि मिनरल्स एंड मेटल्स आर यूज इन इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, क्लियर। इट ऑल्सो रिलेटेड विथ मैन पावर, ऑफकोर्स इंडस्ट्री में काम करने के लिए लोगों की भी जरूरत होगी, एंड इट इज ऑल्सो रिलेटेड विथ मैन पावर। इनोवेशन एंड मॉडर्नाइजेशन इंक्रीज बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। आप जितना इनोवेशन करोगे, जितना मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करोगे, आपकी ग्रोथ उतनी बढ़ेगी, उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलेगी, क्लियर। देन है सर्विस सेक्टर। सोशल एंड इकोनॉमिक सर्विस कंप्राइज द सर्विस सेक्टर, यानी कि सोशल एंड इकोनॉमिक सेक्टर को आप कनेक्टेड करोगे तो वो सर्विस सेक्टर से आएगा। इफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, टूरिज्म, एजुकेशन, हेल्थ एंड ऐसी बहुत सारी सर्विसेज है डेवलप, then investment possibility in business increase and possibilities of a development also increase। अगर आप ये सारी सर्विसेज को डेवलप करते हो उसके ज्यादा फोकस करके, तो आपके बिजनेस की अपॉर्चुनिटी इंक्रीज हो जाएगी, साथ में डेवलपमेंट भी इंक्रीज होगा, क्लियर। कंट्री का भी, वहां के लोगों का भी, इकोनॉमिकली एंड एवरीथिंग। देन है फॉर ग्रोथ ऑफ कंट्री डेवलप ऑल द सेक्टर्स जॉइंटली, नॉट इंडिविजुअली, क्लियर। अगर आपको आपकी कंट्री को डेवलप कंट्री बनाना है तो मतलब आपको सारे फैक्टर्स पे फोकस करना पड़ेगा, इंडस्ट्रियल हो, एग्रीकल्चरल हो या तो फिर सर्विस सेक्टर हो, क्लियर। तो इन तीनों चीजों को डेवलप करेंगे तो ही कंट्री हमारी क्या बनेगी, डेवलप कंट्री बनेगी। एंड दिस ऑल थ्री सेक्टर्स आर डिपेंडिंग ऑन ईच अदर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्रीकल्चर अपने हिसाब से काम करेगा, इंडस्ट्रियल अपने हिसाब से काम करेगा और सर्विस को जो करना है वो करे, क्लियर। ये तीनों इंटरनल डिपेंडेंट है, यानी कि अगर आप फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर के लिए काम करते हो तो इंडस्ट्री की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, टेक्नोलॉजी एंड ऑल दैट, जिसको हम एग्रीकल्चर में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एग्रीकल्चर को बेचने के लिए व्हाटएवर जो भी सर्विसेज चाहिए वो हम लोग सर्विस सेक्टर से ले सकते हैं। यानी कि ये तीनों को कंबाइन करके हम जॉइंटली अगर उसका डेवलपमेंट करेंगे तो बहुत इजीली एंड इफेक्टिवली हम लोग हमारे कंट्री को डेवलप कर पाएंगे, क्लियर। तो यानी कि जैसा हम लोगों ने देखा था कि रीजनल डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल इंटीग्रेशन, यानी कि आपका जो सेक्टर है, 3 सेक्टर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस, इन सेक्टोरियल ग्रोथ को भी हमें देखना है और इंटर सेक्टोरियल, इन तीनों का कॉम्बिनेशन करके हमें डेवलपमेंट करना है, क्लियर। फिर देन आफ्टर है नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम। तो a rise in a national income creates a favorable situation for business unit। आपके कंट्री का नेशनल इनकम जितना बढ़ेगा उतना बिजनेस एनवायरनमेंट बिजनेस के लिए अच्छा बनेगा, क्लियर। नेशनल इनकम राइजेस बट पॉपुलेशन डज नॉट राइज। अगर आपका नेशनल इनकम बहुत ही बढ़ रहा है बट पॉपुलेशन उतना नहीं बढ़ रहा है, मतलब उसके कंपैरिजन में जितना नेशनल इनकम बढ़ा उतना पॉपुलेशन नहीं बढ़ा, तो क्या होगा, प्रोपोर्शनेटली देन रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम राइज एज कंपेयर टू नेशनल इनकम। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपका नेशनल इनकम 10% इंक्रीज हो रहा है बट पॉपुलेशन जो है वो 5% इंक्रीज हो रहा है, क्लियर। वो 10% इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो ऑफकोर्स उसको हम डिवाइड करके जब पर हेड हम लोग डिवाइड करेंगे कि भाई फॉर एग्जाम्पल चलो 1 लाख हमारा इनकम है, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, 1 लाख तो होगा ही नहीं, बहुत ही छोटा अमाउंट है, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 100 हमारा पॉपुलेशन है तो पर हेड ज्यादा आएगा, क्लियर। नेक्स्ट ईयर 2 लाख हो जाता है लेकिन पॉपुलेशन हमारा सिर्फ 150 होता है, तो ऑफकोर्स पर हेड हम जब डिवाइड करेंगे तब कैसा आएगा, ज्यादा आएगा। यानी कि नेशनल इनकम इंक्रीज हो रहा है लेकिन उसके कंपेयर में पॉपुलेशन उतना इंक्रीज नहीं हो रहा है, प्रोपोर्शनेटली उतना इंक्रीज नहीं हो रहा है, तब पर कैपिटा इनकम क्या होगा, बढ़ जाएगा। देन है नेशनल इनकम राइज, पर कैपिटा इनकम भी राइज होगा, तब क्या होगा, डिमांड फॉर गुड्स राइज। जब हमारा नेशनल इनकम भी बढ़ेगा पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगा, यानी कि लोगों के पास ज्यादा इनकम है, ज्यादा परचेजिंग पावर है, पैसा है, इकोनॉमिकली लोग स्टेबल है, तो ऑफकोर्स वो गुड्स की डिमांड ज्यादा से ज्यादा करेंगे, क्लियर। फिर देन आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी जगहों पे वो अनइक्वल होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ नेशनल इनकम एक्सप्लेन द इकोनॉमिक डिफरेंस बिटवीन अ डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ऑफ कोर्स हमारे यहाँ पे जब भी हम लोग पर कैपिटा इनकम काउंट करते हैं तो सबकी सेम होती है, क्लियर।
फॉर एग्जाम्पल हमारा जितना पूरे कंट्री का ग्रोथ नेशनल इनकम होता है, ग्रोथ नेशनल इनकम, उसको डिवाइड कर देते हैं हम पॉपुलेशन के हिसाब से, क्लियर। तो सबके हिस्से में सेम ही आने वाला है, बट ऐसा हकीकत में होता है नहीं होता है, क्लियर। क्योंकि कोई जो है वो 1 करोड़ 2 करोड़ कमाता है, कोई जो है वो 50,000 कमाता है, और कोई ऐसा भी है कि जो 10,000 कमाता है महीने का, क्लियर। तो ये डिफरेंस जो है वो क्या है, नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है, क्लियर। तो इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम हाई, जब भी नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इनइक्वल होगा, यानी कि अनइक्वल होगा, सबके हिस्से में सेम नहीं आता है तो भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है, किसी के पास 1-2 करोड़ है, किसी के पास 50,000 है, किसी के पास 10,000 है, क्लियर। तो क्या होगा, डिमांड फॉर लग्जरियस एंड प्रेस्टिजियस गुड्स हाई, क्योंकि जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वो ऑफ कोर्स लग्जरियस गुड्स पे, प्रेस्टिजियस गुड्स पे ज्यादा फोकस करेगा, क्योंकि उसको अपनी प्रेस्टीज बढ़ानी है, क्लियर। तो अनइक्वल जब भी सिचुएशन होगी नेशनल इनकम के हिसाब से, तो प्रेस्टिजियस गुड्स की जो डिमांड है वो ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि बाकी के लोगों के पास उतना कंपैरिजन में मतलब पैसा नहीं है कि वो लोग ये गुड्स खरीद सके, क्लियर। फिर है मॉनेटरी पॉलिसी। आपकी मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो भी ज्यादा अफेक्ट करेगी। मॉनेटरी पॉलिसी इंक्लूड द चेंजेस इन मॉनेटरी पॉलिसी, जनरली ज्यादातर जो हमारी आरबीआई होती है, गवर्नमेंट होती है, वो लोग फ्रेम करते हैं, क्लियर। तो उसके हिसाब से क्या फर्क पड़ने वाला है, तो कि इंटरेस्ट रेट है वो मतलब ज्यादा कम हो सकता है सिचुएशन के हिसाब से, क्लियर। इन्फ्लेशन रेट है, क्रेडिट क्रिएशन है, क्रेडिट अवेलेबिलिटी है, तो ये सारी चीजें भी बिजनेस पे बहुत ज्यादा अफेक्ट करने वाली है। देन आफ्टर है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी जो हमारी है, इट डिपेंड्स अपॉन, यानी कि हमारी गवर्नमेंट जो अर्न करती है वो कैसे करेगी, तो कि डिपेंड्स अपॉन हमारी फिस्कल पॉलिसी, टैक्स स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्शन, यानी कि गवर्नमेंट कितना खर्च करती है, कितना कमाती है, और टैक्स का हमारा स्ट्रक्चर क्या है, उसके हिसाब से जो हमारी फिस्कल पॉलिसी है वो फ्रेम होगी, क्लियर। ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी के मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है, तो पहला है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आपके पास जितने रिसोर्सेज है उसका एज पॉसिबल एज मैक्सिमम यूज करो, क्लियर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, वो ये ट्राई करेंगे कि जितने रिसोर्सेज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो सबको इक्वली होने की ट्राई करेंगे, क्लियर। देन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इन द बेस्ट वे ऑफ पॉसिबल, यानी कि जो भी हमारे रिसोर्सेज है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करना हम लोग चाहेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि भाई किसी के पास ज्यादा रिसोर्सेज होने के वजह से उसका मतलब जो लेवल है वो कुछ आगे बढ़ जाए, और जो मतलब जिसके पास कुछ नहीं आता है वो बहुत मतलब गरीब रह जाए। ऐसा बोला जाता है ना कि अमीर बहुत ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं और गरीब ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं, क्लियर। तो ये जो हमारा मतलब डिफरेंस है ना, उसको हमें एज पॉसिबल एज कम करना है। देन है स्टेबिलाइज प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि हम हमारे गुड्स और सर्विस का जितना प्राइस हो सके उतना स्टेबल रखने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारे यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सब उसकी नेसेसिटी वाली चीजें हैं वो एटलीस्ट अच्छे से परचेज कर पाए, क्लियर। तो देन है 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, उसके मेन 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फिस्कल पॉलिसी के। हाउ कैन टैक्स स्ट्रक्चर बी मेड इफेक्टिव, हमें टैक्स का स्ट्रक्चर कैसा रखना चाहिए ताकि वो इफेक्टिवली वर्क कर पाए। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि जब भी बजट आता है तो हम देखते हैं कि पहले 3 लाख तक का जो इनकम था वो टैक्स फ्री था, फिर 5 लाख हुआ, फिर आगे जैसे जैसे चेंजेस होते जाते हैं तो वो उसी के हिसाब से फ्रेम किए जाते हैं कि भाई यहाँ के कंट्री के जितने भी लोग हैं वो अपना इनकम जो है वो प्रॉपरली अपनी लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज करने के लिए कैसे अच्छे से यूज कर सकते हैं, क्लियर। देन हाउ मच इज द इफेक्ट ऑफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, हमारे यहाँ पे जो भी पब्लिक एक्सपेंडिचर हो रहा है गवर्नमेंट के थ्रू उसको हम लोग ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिकली कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं ये भी हमें देखना है। और साथ में है हमारे कुछ अदर फैक्टर्स जो भी हमारे बिजनेस को इकोनॉमिकली अफेक्ट करने वाला है, तो कि है रॉ मटेरियल, इट्स सप्लाई, कंपोनेंट ऑफ मशीनरी, फाइनेंशियल फैसिलिटीज, मैन पावर एंड इट्स प्रोडक्टिविटी। यानी कि
रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, कितने का आता है, कैसे हम लोग ट्रांसपोर्ट करेंगे, उसकी सप्लाई कहाँ से मिलेगी, कितने में मिलेगी, वॉट एवर, क्लियर, एक्सपोर्ट करेंगे, इम्पोर्ट करेंगे, वॉट एवर, जो भी सिचुएशन है। देन ए कंपोनेंट ऑफ अ मशीनरी, मशीनरी के कंपोनेंट जो हमें चाहिए वो हमारे यहाँ पे अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल है, कहाँ से उसका सोर्स है, एंड ऑल दैट। फाइनेंशियल फैसिलिटीज कितनी है, बैंक से लोन मिल सकता है, फाइनेंशियल सोर्स हम कहाँ से ले सकते हैं, मैन पावर कितना है, वो कितने एफिशिएंटली काम करते हैं ताकि उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है वो जान सकते हैं, क्लियर। ये सारी चीजें हमें हमारे बिजनेस में कहीं ना कहीं खास तरीके से इकोनॉमिकली अफेक्ट करेगी ही करेगी। तो ये हुआ हमारा पूरा एक ओनली वन इकोनॉमिक फैक्टर कि जिसके अंदर ए से एच तक बहुत सारे ऐसे सब फैक्टर है जो इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर ही आते हैं और बिजनेस को अफेक्ट भी करते हैं, क्लियर। गाइज रिमेंबर दैट ओनली आपको इकोनॉमिक फैक्टर 3 मार्क के लिए भी पूछा जा सकता है, या तो फिर सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर को स्टेट करने के लिए भी पूछा जा सकता है, क्लियर। लेकिन पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के लिए कभी नहीं पूछा जाएगा, और अगर पूछा जाएगा तो ऐसा हो सकता है कि आप 2 या 3 फैक्टर्स को एक्सप्लेन करो, क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार फिर से देख लेते हैं कि उसके अंदर हमारे कौन कौन से फैक्टर्स थे। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो है, तो पहला तो है उसका सिस्टम, क्लियर। 8 पॉइंट है हमारे, तो उसको हम लोग 4 डिवाइड करके भी याद रख सकते हैं और आप 3 करके भी याद रख सकते हो, क्लियर। जितने भी ज्यादा पॉइंट है आप डिवाइड करो, इजीली याद रहेंगे। तो इकोनॉमिक फैक्टर है तो पहला तो पॉइंट यही है कि उसके सिस्टम, क्लियर। फिर है डिग्री, आप सिर्फ ऐसे कीवर्ड भी याद रख सकते हो कि इकोनॉमिक सिस्टम, फिर उसकी डिग्री है, फिर देन आफ्टर है रीजनल डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल इंटीग्रेशन है, तो आप सिर्फ रीजनल डेवलपमेंट याद रख सकते हो, क्लियर। इकोनॉमिक फैक्टर्स तो उसका सिस्टम, उसकी डिग्री, उसका रीजनल डेवलपमेंट एंड नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम, क्लियर। और आप अपने हिसाब से ये पॉइंट को कैसे भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं लाइन टू लाइन ही लिखना है क्योंकि ये प्रोसेस नहीं, क्लियर। फिर देन आफ्टर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, या तो फिर आप ऐसे रख सकते हो कि पहले 3 आपने याद कर लिए, उसका सिस्टम है, उसका डिग्री है, एंड फिर देन आफ्टर है उसका रीजनल डेवलपमेंट, क्लियर। और फिर आप ऐसे याद रख सकते हो कि नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम और उसका डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियर। नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम एंड उसका डिस्ट्रीब्यूशन, एंड देन आफ्टर है मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी एंड अदर फैक्टर्स, क्लियर। 3, 2, 3 ये इजी रहेगा। 4 भी आप याद रख सकते हो आपके हिसाब से, आपको जैसा अच्छा लगे, इजी हो सके आपके लिए, आप वैसे उसको याद रखोगे, क्लियर। आगे के और 5 फैक्टर हमारे बाकी है, लेकिन वो हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ।